नमस्ते इन्वेस्टर्स। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मार्केट की जानकारी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे ये मेरा पहला वीडियो है, तो जहाँ भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ, तो मैं इसको पॉजिटिवली लेके मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। तो यस, तो वैसे आपको पता है अभी मार्केट का माहौल बहुत ख़राब है, फिर लोग अभी इन्वेस्टिंग करने से डर रहे हैं, डर के इन्वेस्टिंग छोड़ रहे हैं। आपको डेटा से ही पता चला होगा पिछले साल कितने सारे सिप जो SIP है वो बंद हुआ है। तो अभी एक मेरे हिसाब से एक अच्छा चांस है जो जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है उनके लिए। तो ये वीडियो बेसिकली बहुत बिगिनर लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू नहीं किया है या फिर बहुत ही मामूली ढंग से शुरू किया है, वो चाह रहे मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो उनके लिए मैं एक क्या बोल सकता हूँ, मैं एक उनको एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। इस वीडियो को देख के उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो दे कैन थिंक कि वो उनको करना है कि नहीं। मैं बता दूं, मैं कोई एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो जो जितना मेरी समझ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, जो नए नए इन्वेस्टर निफ्टी 50 होता है। निफ्टी 50 इज बेसिकली क्या है, वो जो इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है कि उनका वर्थ कितना है, उनका जो वैल्यू है, उसका जो पैसा हमको देना पड़ेगा। अगर मेरे को सपोज रिलायंस कंपनी खरीदनी है तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। HDFC बैंक मुझको खरीदना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, उस तभी मेरी सारी कंपनी मुझको मिल जाएगी। तो वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उस हिसाब से जो सबसे टॉप के जो 50 कंपनी है उसको, वो जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं हम लोग निफ्टी 50। तो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है, तो वो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि एक ग्राफ है, आपको ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ में दिख पा रहा होगा कि हम ऑलरेडी जो टॉप है, टॉप से करीब ऑलमोस्ट हम 12% डाउन है, लेकिन हम गए थे कितना, 16% डाउन तक गए थे, अभी 12% डाउन है, ठीक है। ऑलरेडी डाउन है निफ्टी 50 टॉप से। और दूसरा एक आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइन दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, वो ब्लैक कलर का लाइन ही 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 मूविंग डे एवरेज होता है जो पीछे का 200 जो डे होता है उसका एवरेज प्राइस कितना है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे वो लास्ट डे का देखोगे तो जो एवरेज प्राइस कितना है आपका 24,000 है, 24,000 पे है इंडेक्स का वैल्यू। लेकिन अभी हम कितना पे 22-23,000 के आसपास, 22,900 के आसपास पे। तो हम 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ही हैं, ठीक है। 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे है, तो हमको क्या होना चाहिए कि वो थोड़ा, मतलब नॉट ए सिंगल थिंग कि ये बहुत सस्ता है, बट हमको अब पीछे कहीं भी देखोगे जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आया है उसके बाद एक रैली हुई है। देखो ये कितने बड़ी रैली हुई है, यहाँ पे देखोगे आप। फिर यहाँ पे देखो 200 डे मूवी जब भी नीचे आया है उसके बाद रैली हुई है, जब भी 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आया है फिर रैली हुई है, 200 डे मूविंग एवरेज के बाद रैली हुई है, 200 मूविंग डेज एवरेज के बाद रैली हुई। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बच जाता है नीचे जाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है। थोड़ा मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देता हूँ। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने से पहले क्या लग रहा है कि फिनेंशियल सर्विसेज में देखो इसका 30 एक सेकेंड, अब देखोगे यहाँ पे 37% इसका वेटेज है, ठीक है। और फिर आपका देखो यहाँ पे 11% आपका किसमें, IT में, जिसमें हमारा TCS वगैरह आ गए कंपनी। IL में ONGC, IOCL ये सब कंपनी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा ये सब कंपनी आ गई। फिर ये गुड्स में आ गए आपके टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग, पावर, ये सब जो सेक्टर है उसका कितना वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है आपका, फिनेंशियल सर्विसेज, जिसमें आपके क्या आएंगे, बैंक्स आएंगे, NBFC जाएंगे। NBFC जो छोटे छोटे लोन देती है, जैसे बजाज फिनेंस हो गया, अपने कंपनी का नाम सुना होगा, वो सब कंपनी इसमें आ गई वेटेज में, ठीक है। तो आप वेटेज के हिसाब से देख लो, HDFC बैंक 37%, ICICI 9%, रिलायंस है, ये सारे आपको दिख गए। आपको यहाँ पे जो टॉप के वेटेज वाले कंपनी थे उसका मैंने वेटेज यहाँ पे निकाल के रखा है, ठीक है। और मैं आपको कॉन्फिडेंस कैसे दे रहा हूँ, अभी तक आप देखोगे कि जो HDFC बैंक है 3-4 साल से वहीं पे है, सेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 ईयर से ऑलमोस्ट नो रिटर्न। ICICI बैंक के चलो थोड़ा दिया है, ये भी 1-1.5 साल से ये भी सेम रिटर्न नहीं दिया है। इन्फोसिस भी नहीं दिया है रिटर्न।
फिर आपका एक्सिस बैंक तो प्री कोविड लेवल पे चला गया था, प्री कोविड लेवल पे है। तो अगर एक निफ्टी जो इंडेक्स है उसका टॉप जो कंट्रीब्यूटर है वो भागा नहीं है अभी तक, और वो उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो बाहर का टैरिफ हो गया, जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, उस पर कुछ है नहीं उतना। आपको पता है कि बैंक HDFC बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? नहीं पड़ेगा। उनको घर पे ही लोन देना है, मतलब वो विद इन द कंट्री काम करते हैं, राइट? तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बजाज फिनेंशियल सर्विसेज का मोस्टली इफेक्ट नहीं होता है, IT का इफेक्ट होगा। जैसे IT कंपनीज हमारी टैंक हो बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, तो और ये इफेक्ट ऐसा नहीं है कि एकदम ऑलरेडी हम 16% पे गिरे हुए हैं, तो हमको एक क्वेश्चन ऑलरेडी मिल चुका है कि हम इतना गिर चुके हैं, ज़्यादा ज़्यादा कितना गिरेंगे, और ज़्यादा गिरेंगे नहीं। तो और एक और कॉन्फिडेंस के लिए आपको देखो, ये क्या है, आपका P रेशियो चार्ट है, ठीक है? P रेशियो इज लाइक दिस इज प्राइस टू द अर्निंग रेशियो। प्राइस टू द अर्निंग रेशियो क्या होता है कि सपोज 1000 रुपीज़ पे एक शेयर का प्राइस चल रहा है, और वो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 200 है, तो उसका P रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा उसका P रेशियो। जब भी देखो कि ये अब जहाँ पे रेड है वो मतलब क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा P रेशियो बढ़ गया था। P रेशियो बढ़ गया था मतलब क्या है कि प्रॉफिट बहुत कम, प्रॉफिट है जो प्राइस के पैरेलल, मतलब उसको compete नहीं कर पा रहा था, मतलब प्रॉफिट कम रह गया था, प्राइस ज़्यादा हो गया था, या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था, प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा था। तो देखो, तो ये P रेशियो बढ़ जाएगा। तो जहाँ जहाँ रेड है वो एरिया क्या था कि बहुत ज़्यादा P रेशियो हमारा बढ़ गया था, तो वो एक खतरे की घंटी होती है। लेकिन अब अभी देखोगे तो 20 के आसपास पे हम आ गए हैं। जो लास्ट के अब देखोगे एवरेज जो है 20 ही है। जो लास्ट का 3-4 साल का जो एवरेज देखोगे, आप देखोगे तो 20-21 का ही है एवरेज। तो हम P रेशियो के वाइज से भी, वैल्यूएशन वाइज से भी, हम निफ्टी का जो है वो ऑलमोस्ट नीचे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, तो ये रीजनेबल प्राइस पे है। तो मैं एक आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता था। सो यहाँ से भी देख सकते हो कि ज़्यादा ज़्यादा ये यहाँ पे टेक्निकली भी देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है अपना, ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा ज़्यादा ये होल्ड आके यहाँ पे 21,000 पे होल्ड लेगा। तो 21,000 से होल्ड लेगा, फिर भी हम कितना नीचे जा सकते हैं, ठीक है? देख लेते हैं। ये अप्रोक्स 5-6% का और नीचे है, तो ठीक है। तो चांसेस ये भी है कि यहाँ से बढ़ जाए, यहाँ से ऊपर चला जाए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि पार्ट वाइज हम SIP शुरू कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे SIP। अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम और पुश कर सकते हैं, फिर नीचे आएगा थोड़ा तो और पुश कर सकते हैं। तो पार्ट वाइज, मतलब अपने पैसे को आप 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लो। 25% यहाँ लगाओ, 5% 7% नीचे आ रहा है तो फिर से 25 डिप्लॉय करो, फिर 5% नीचे आ रहा है फिर से 25 करो। तो इन दिस वे आप डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ही अच्छे कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में हैं। तो यस, तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम सोचना हो कि हम निफ्टी इंडेक्स में कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन आई इस पर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो 2-3 वे है इसके, ठीक है? तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ग्रो ऐप से। ग्रो ऐप को एग्जांपल ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा क्या कैसे कैसे कर सकते हो आप, ठीक है? तो ठीक है, ग्रो ऐप पे दिख रहा होगा आपको, ग्रो ऐप पे आ गया। तो देखो, इसको ठीक करने के लिए 2-3 है। एक तो ETF से कर सकते हो आप, निफ्टी बीज खरीद सकते हो। निफ्टी बीज देखो, यहाँ पे मैं सर्च करके दिखाता हूँ, निफ्टी बीज। निफ्टी बी, ठीक है? तो निफ्टी बी भी यहाँ से खरीद सकते हो। ETF निपॉन का निफ्टी बी ETF है, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट मैच करता है आपका, जैसे जितना परसेंट का वृद्धि उसमें होगा इंडेक्स में, ऑलमोस्ट उतना ही ये भी कैप्चर करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो मैं आपको एक बता सकता हूँ। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं बता सकता हूँ आपको बाद में। बट एक है कि आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है? इंडेक्स ये ETF ले सकते हो। दूसरा क्या है, एक सेकेंड, हाँ, निफ्टी बीज पे यहाँ पे भी ले सकते हो आप, ठीक है? और दूसरा आप कहाँ ले सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड करो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड,
इंडेक्स फंड, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इक्वल, ठीक है, एचडीएफसी इक्वल वेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हो। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखोगे बहुत ही सब कम होता है यहाँ पे, ठीक है, एग्जिट लोड भी नहीं होता है इस पर। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से भी के थ्रू भी कर सकते हो, जाके म्यूचुअल फंड में जाके यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सर्च करना, कहीं पे भी म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट करना है तो आप ईटीएफ के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये 2 वे भी आपको बता दिया करने के लिए, तो आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो मैं कर रहा हूँ, मैं पैसे डाल रहा हूँ, तो जैसे जैसे नीचे आएगा मैं वैसे वैसे एवरेज आउट करते रहूँगा निफ्टी को। अभी माहौल ख़राब है, ऐसे भी आपको जानना चाहिए वॉरेन बफेट का जो कहना था, व्हेन एवरीवन इज इन फियर यू शुड बी ग्रीडी। आपको ग्रीडी होना चाहिए, उस टाइम में आपको खरीदना चाहिए। और जब सारे लोग ग्रीडी हों, सारे लोग लग रहा है कि वो मार्केट कभी गिरेगा नहीं, ये भागेगा ही, जाता जाएगा, उस टाइम में आपको ग्रीडी होना चाहिए, उस टाइम में आपको फेयरफुल होना चाहिए। उस टाइम में अपने जो आपका जो आई मीन इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विफाइड करो, या फिर उसको रोक दो, या फिर कुछ अपना रिस्क को मैनेज करो, बेसिकली ये कहना था। सो आज के वीडियो में यही रखते हैं, ये मेरा पहला वीडियो था। मैं फिर आपको कुछ लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हेल्प करो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और आपको किस टाइप का और वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो था, मैं बेसिक बताया कि आप लोग निफ्टी 50 में कर सकते हो, अभी लोगों को डरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।